हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी 100 मार्क के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। इसका आंसर लिखेंगे। बुद्ध ने कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला, किंतु अब वह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि हमने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया, इसी वजह से जो धर्म मेरा 5000 वर्ष चलने वाला था वो अब मात्र 500 वर्ष चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या यह उचित है। इसका आंसर लिखेंगे। स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मंशा अवहेलना करना है। इनकी इजाद इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। यह जरूरी नहीं है कि यह विकार दोनों में है। नाग और जादूगर के गुण में नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं, एवं आखिर तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। अतः स्त्री को इस तरह निकृष्ट उपाधियों से विभूषित करना उचित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। कहते हैं कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे। रोज शीर्षक कहानी में प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार के अखत्य, बोझिल एवं प्रकंपमय वातावरण को बड़ी चतुराई से शब्दों में ढला है। कहानी की नायिका मालती अपने डॉक्टर पति के साथ रहती है। कमरे में बिजली की व्यवस्था नहीं है, 24 घंटे पानी भी नहीं मिल पाता। घर में 2 पलंग है जिस पर कायदे का बिस्तर भी नहीं है। मालती और लेखक के बीच संवाद से उक्त बातें स्पष्ट होती है। ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। फिर मालती ने बोला, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। यानी लेखक ने कहा था कि मैंने सोचा बिस्तरा ले चलो। अच्छा किया। फिर बोला कि अच्छा किया, यहाँ तो बस। मालती के घर का वातावरण ऊब और उदासी के बीच ऐसा लग रहा है मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। वातावरण बोझिल, अकथ्य एवं प्रकंपमय बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे कि लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन, जिससे उनका परस्पर संबंध मित्र का ही था, से मिलने उसके घर पर पहुंचता है। वह बुद्धिजीवी तथा अनुभवी व्यक्ति है। तुरंत ही वातावरण तथा वहां रहने वालों की दशा को भाप जाता है। मालती और घर दोनों की स्थिति एक समान है। दोपहर का समय है, फिर भी वहां लेखक को संध्या की छाया मंडराती हुई दिखाई पड़ती है। वह घर नया होने के बावजूद दोपहर यानी अर्थात अपनी युवा काल में ही नीरस और शुष्क लग रहा था। मालती भी युवती है, परंतु यंत्रवत और नीरस जिंदगी ने उसे जीर्ण अशीर्ण काया में परिवर्तित कर दिया है। मालती का रूप लावण्य जवानी में ढलान पर है। ऐसे लगता है मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृग तंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह सरकारी क्वार्टर भी ऐसे लगता है जैसे उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल एवं प्रदीपमय सा सन्नाटा फैला रहा था। ऐसा स्पष्ट होता है कि दोपहर में ही वक्त ने उस पर शाम की छाया ला दिया हो। देखिए, इनमें से जो है ना, आपको मेन पॉइंट को आपको नोट करना है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे रहेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप जब लिखना शुरू करेंगे तो एक एक पॉइंट आपको याद आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती के पति महेश की कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दे। इसका आंसर लिखेंगे। महेश्वर मालती का पति है, जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी
डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, उनका जीवन यंत्रवत है। अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार का मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह स्वयं उकताए हुए, और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। लेखक ने कहानी में महेश्वर की उपस्थिति कराकर कहानी को जीवंत बना दिया है। कहानी की नायिका मालती का जीवन उसी के इंतजार एवं थकान की लंबी सांस महेश्वर की जिंदगी के समान ही मालती की जिंदगी ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रही है। किसी तरह के मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं। महेश्वर मरीज और डिस्पेंसरी के चक्कर में अपने जीवन को भार समान ढो रहा है, तो मालती चूल्हा चक्की पति का इंतजार तथा बच्चे के लालन पालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। इसका आंसर लिखेंगे, लेखक मालती से दूर के रिश्ते का भाई है, किंतु लेखक का संबंध सख्य का ही रहा है। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले हैं, लड़े हैं और पीटे भी हैं। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ ही हुई है। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति शक की स्वेच्छा और स्वच्छता भरा रहा है, कभी भ्रातृत्व के रूप में या कभी किसी और रूप में, कभी बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगिन क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्ति को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, यानी कि हो जाता है, जिसका इलाज मात्र पाँव का काटना ही है। कांटा चुभने पर जख्म ही ग्रेगिन कहते हैं। कांटा चुभने पर जो जख्म होता है, जो घाव होता है, उसको ही ग्रेगिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कहानी ग्रेगिन शीर्षक से भी प्रसिद्ध है। दोनों शीर्षक में कौन सा शीर्षक आपको अधिक सार्थक लगता है और क्यों? इसका आंसर लिखेंगे, विपगथा कहानी संग्रह के 5वें संस्करण में यह कहानी ग्रेगिन शीर्षक से प्रकाशित है। पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु उनकी लापरवाही के कारण वह पैर में चुभा कांटा एक बड़ा जख्म का शक्ल ले लेता है, जिसे बाद में उसका इलाज सिर्फ पैर का काटना ही है। कांटा चुभने के बाद का जख्म ही ग्रेगिन है। कहानी में ग्रेगिन डॉक्टर महेश्वर के साथ ही आता है और उन्हीं तक सीमित भी है। डॉक्टर रोज रोज ग्रेगिन से पीड़ित तक का इलाज उसका पैर काटकर करते हैं। यह घटना उन्हीं तक सीमित रहती है और कहानी पर अपना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती। इस कहानी यानी कि रोज द्वारा एक दाम्पत्य जीवन के राग विराग, जीवन की एक रास्ता घुटन, संत्रास, यंत्रवत जीवन, बच्चे का रोज रोज पलंग से गिरने के कारण माँ की एक पुत्र के प्रति संवेदना रोज एक ही दर्रे पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। इसका आंसर लिखेंगे, भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए या देश के विकास में न्यौछावर कर दे। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देशों को आज़ाद करने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान नहीं हुआ करते, वे ही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दे। यही अपेक्षाएं हैं विद्यार्थी से भगत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे, भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी यानी कि मृत्यु दंड को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला
नहीं भुला देना चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से और विश्वव्यापी हो और उसके साथ ही यह एक आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। यह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा। शोषक यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य आप करेंगे। इसी के साथ व्यापक समाजवाद की कल्पना भी करते हैं, जिसमें हमारी मृत्यु बेकार न जाए, अर्थात संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा, वह अपना समस्त मूल्य एक ही क्षण में खो देगा। इस संदर्भ में उनका विचार है कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही सकती। आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि केवल कुछ दुखों से बचने के लिए